तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं टारगेट राजस्थान की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमन और आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। ठीक है, तो टॉपिक को एंजॉय करिएगा दोस्तों, अच्छे से कहानी को समझिएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम जोधपुर के जो मारवाड़ के जो शासक है उनके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में। तो उनकी जो वीडियो है आप राजस्थान इतिहास के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। और इसके अलावा हम मेवाड़ भी पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो वो भी जाके आप देख लीजिए। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाते रहिए दोस्तों। और कला संस्कृति की जो प्ले लिस्ट है उसको भी जाके आप चेक करिए, वहाँ पे भी आपको कुछ टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे कुछ टॉपिक और बाकी लगभग 4 से 5 टॉपिक है और है, उसके बाद में क्या है वो कला संस्कृति हमारी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक को एंजॉय करेगा उससे पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ दोस्तों। ठीक है कि दोस्तों, खूब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो दोस्तों ना, फुल इस प्रकार से तैयारी करो कि इस बार की जो वैकेंसीज है उस वैकेंसीज में आप अपनी सीट पक्की कर सको, अपने लिए, अपने परिवार के लिए दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में जो कोविड वाली जो प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों, ठीक है, इस कोविड की प्रॉब्लम के कारण सब लोग परेशान हैं दोस्तों। ठीक है, मगर हमें हिम्मत नहीं हारते हुए दोस्तों अपनी तैयारी को क्या है कंटिन्यू रखना है दोस्तों। ठीक है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और जितना हो सके अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, प्रिपरेशन करिए, हमारे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे पास में जो मटेरियल है, जो भी संसाधन है, वो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ दोस्तों। मेरे पास में थोड़ी बहुत संसाधनों की कमी है, इस कारण से क्या है कि मैं आपको प्रॉपर उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, मगर ये है दोस्तों कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मटेरियल है वो आप लोगों तक पहुँच सके, ताकि आप में से किसी की भी हेल्प हो जाती है उससे। ठीक है, आप में से जो भी जब जॉब लगेगा तो ये कम से कम ये कह तो सकता है कि हाँ मैं मेरे से कुछ सीख के गया वो पर्सन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास, कहानी को एंजॉय करिएगा दोस्तों, अच्छे से कहानी को समझ लीजिए। पहले दोस्तों, मारवाड़ में जब हम जोधा पढ़ के आए थे तो जोधा जी के 5वें बेटे थे। ठीक है, बीका जी। ठीक है, तो जो मारवाड़ में जोधा जी थे, ठीक है, तो जोधा जी के 5वें बेटे थे बीका जी। बीका जी को जोधा जी ने बोला कि आप क्या करें, जांगाल प्रदेश, पुराने समय में क्या है बीकानेर क्षेत्र को जांगाल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बीकानेर जो जोधपुर का जो इस जोधपुर का तो कुछ थोड़ा बहुत साइड आता था, उसके अंदर जोधपुर का कुछ भाग शामिल होता था और बीकानेर, तो इस क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहते थे क्योंकि यहाँ पे जंगल की बहुत ज़्यादा अधिकता थी इस कारण से। ठीक है, तो आपको क्या है जांगल प्रदेश की तरफ वहाँ पे जाने को बोला गया कि आप वहाँ पे जाइए और शासन वगैरह करिए। ठीक है, तो भीका जी क्या है अपने छोटे भाई बीदा जी वो चाचा कांदल के साथ में क्या है यहाँ पे जांगल प्रदेश की तरफ रवाना होते हैं। ठीक है, इस समय क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ना, यहाँ पे लड़ाई वगैरह चल रही थी। ठीक है, जांगल प्रदेश में गोदारा तथा सारण जाटों की क्या है लड़ाई चल रही थी। बीदा जी क्या करते हैं दोस्तों, गोदारा जी का पक्ष लेते हैं। तभी से दोस्तों बीकानेर के राजाओं का जो राज्याभिषेक होता है, ठीक है, बीकानेर के राजाओं का जो राज्याभिषेक होता है वो गोदारा जाटों के पैर के अंगूठे से किया जाता है। ठीक है, आया कुछ समझ में दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं बीका जी के बारे में। राव बीका जी, इनका शासनकाल 1465 से 1504 का था। शासनकाल क्या था, 1465 से 1504। बीका जी जोधा जी के 5 बेटे थे और जोधा के कहने पर क्या है ये 1465 में जांगल प्रदेश की तरफ आते हैं। बीका के साथ में छोटे भाई बीदा जी और चाचा कांदल थे। जा जांगल प्रदेश में गोदारा तथा सारण जाटों की क्या है लड़ाई चल रही थी। बीदा जी क्या करते हैं, गोदारा जी का पक्ष लेते हैं और तभी से क्या है बीकानेर के राजा का जो राज्याभिषेक होता है दोस्तों वो गोदारा जाटों के पैर के अंगूठे से किया जाता है। आया इतना समझ में। फिर चलते हैं आगे दोस्तों, कहानी को सिर्फ समझिएगा, उसके बाद में क्या है साथ में नोट्स वगैरह प्रॉपर तैयार करते रहिए। राव बीका जी अपनी पहली जो राजधानी दोस्तों, सबसे पहले जो अपनी राजधानी वो कोडम देसर को बनाना चाहते थे। सबसे पहले जो राजधानी थी वो कोडम देसर को बनाना चाहते थे, मगर वहाँ पे क्या है पुगल की भाटियों ने उसका विरोध किया। ठीक है, पुगल के भाटियों ने इसका विरोध करने के कारण क्या है कोडम देसर में भैरू जी के मंदिर का वहाँ पर निर्माण कराया, उस कारण से क्या वहाँ पर राजधानी वगैरह नहीं बनाई। ठीक है, 1488, गौर करिएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, 1488 में अक्षय तृतीया के दिन आखा तीज के समय में दोस्तों, अभी आखा तीज गई है ना हमारे यहाँ पे, ठीक है, पतंग उड़ाते हैं जो अपन, और बीकानेर का स्थापना दिवस वही होता है। तो दोस्तों 1488 में क्या है अक्षय तृतीया के दिन आखा तीज के समय में क्या है राती घाटी पे बीकानेर की स्थापना की गई थी। ठीक है, राती घाटी के पास में ही दोस्तों बीका जी की टेकरी आपको देखने को वो टेकरी बनी हुई। ठीक है, बीका जी के घोड़े का नाम दोस्तों रेवंत था। क्या नाम था दोस्तों, रेवंत। और इनकी माता का नाम नौरंगदे सांकला था। क्या था, नौरंगदे सांकला। और इसी के नाम से दोस्तों अपने बीकानेर में एक क्षेत्र है नौरंगदेसर जिसको बोलते हैं, और नौरंगदेसर बीका जी की माता जी के नाम पर ही है। ठीक है,
बीकाजी का विवाह दोस्तों पुगल के शासक राव शेरवा की पुत्री रंग देवी के साथ में होता है। इनका जो विवाह है दोस्तों वो पुगल के शासक राव शेरवा की पुत्री रंग देवी के साथ में हुआ था। चलिए थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं यहाँ पे, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखिए 1465 में क्या है, करणी माता के आशीर्वाद से बीकाजी ने बीकानेर क्षेत्र को जीत लिया था। करणी माता जी का है इनकी इष्ट देवी माना जाता है, ठीक है, करणी माता को। तो 1465 में क्या है, करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया था। करणी माता राठौड़ों की इष्ट देवी दोस्तों याद रखना। अपने बीकानेर में करणी माता का आशीर्वाद है ना दोस्तों, देशनों को उनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना हुई। बीकानेर की स्थापना आखा तीज की दिन हुई थी, इसीलिए आखा तीज को बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। साथ में पढ़ते भी रहिए दोस्तों, नोट्स भी वगैरह बनाते रहिए, ठीक है। और कहानी को मैं एक बार 2 बार आपको समझा दूंगा, साथ में फिर एक बार पढ़ के सुना दूंगा, ताकि क्या है यहीं पे ये चीज़ आपको याद हो जाए, ठीक है। और फिर 1-2 बार आप रिविजन कर लीजिएगा जब आपको समय मिलता है। उसके बाद में क्या है कि ये कहीं पर नहीं जाने वाला दोस्तों, बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर चलिए आगे, कोडम देसर में भैरव जी का मंदिर इन्होंने बनवाया था। करणी माता राठौड़ों की इष्ट देवी है। आगे लूणकरण जी से भी सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन एक ही बनता है दोस्तों, ठीक है, मगर इनके बारे में बताना मुझे पूरी बात है, इसलिए देखिए। लूणकरण जी का जो शासनकाल था दोस्तों 1505 से 1526 था। 1505 से 1526 इनका शासनकाल था। बीकाजी की मृत्यु के बाद में राव नर्रा शासक बनते हैं, ठीक है। बीकाजी की मृत्यु के बाद में क्या है, राव नर्रा शासक बनते हैं। मगर 1 साल में क्या दोस्तों, राव नर्रा जी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो असामयिक मृत्यु के बाद में राव लूणकरण जी क्या है, शासक बनते हैं। आया कुछ समझ में दोस्तों, कि बीकाजी के बाद में दोस्तों नर्रा जी शासक बनते हैं, नर्रा के बाद में लूणकरण जी आते हैं, ठीक है। अगर आपको कर्म पूछा जाए तो कर्म में पहले नर्रा आएंगे, ठीक है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन से ऐसा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से शासकों का कर्म है ना, उसको सजाइए, ठीक है। तो आप क्या है, नर्रा को पहले प्राथमिकता देंगे, ठीक है। उन्होंने क्या 1 साल शासन किया था, उसके बाद में क्या समय उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर चलते आगे दोस्तों, असामयिक मृत्यु के बाद में राव लूणकरण जी क्या है, वो शासक बनते हैं। यहाँ पे थोड़ा ना अच्छे से चीज़ को गौर करना दोस्तों। जय सोम द्वारा रचित एक किताब है दोस्तों, करमचंद्र वसोत्कृतम काव्यम। दोस्तों कितना बड़ा नाम है दोस्तों, है ना। ऐसा लगता है कि मुंबई से दिल्ली तक पहुंच गया, देखिए, ठीक है, कितना बड़ा नाम है दोस्तों। ये नाम बहुत है ना, मतलब या तो याद हो जाएगा आपको और या याद नहीं होगा, ठीक है। इसे 4-5 बार बोलिए, करमचंद्र वसोत्कृतम काव्यम। करमचंद्र वसोत्कृतम काव्यम किसका ग्रंथ है दोस्तों, जयसोम का, ठीक है। तो करमचंद्र वसोत्कृतम काव्यम में दोस्तों लूणकरण की जो दानशीलता की जो तुलना है वो कर्ण से की गई है। किससे गई है, कर्ण से। महाभारत वाला कर्ण था ना, उससे की गई है। राव जयसिर छंद में दोस्तों बिट्टू सूजा का ग्रंथ है, राव जयसिर छंद, ठीक है, स्टार लगा लेना, पूछा जाता है, ठीक है। तो बिट्टू सूजा के ग्रंथ में राव जयसिर छंद में क्या है, राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है दोस्तों, राव लूणकरण को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट होता है, और कितनी बार रिपीट हुआ और आगे भी रिपीट होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम मेहनत तो सभी कर रहे हैं दोस्तों, मगर मेहनत को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किस हिसाब से लेके जाना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप वहाँ पे स्टार वगैरह लगा लीजिए, या उसके ऊपर और ज़्यादा क्या है ध्यान दीजिए, ठीक है। और वैसे क्या है, मैं छोड़ने वाला कुछ नहीं दोस्तों, पढ़ाऊँगा तो मैं आपको सब कुछ, ठीक है। राव जयसिंह, अब चलते आगे दोस्तों। ये लूणकरण थे ना, वो 1526 में क्या है, नरनौल के नवाब के साथ में दोसा के युद्ध में मारे गए थे। दोनसा का एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में राव लूणकरण जी क्या है, नरनौल के नवाब के साथ में युद्ध करते हुए मारे गए थे, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर चलते हैं राव जयसिंह के में दोस्तों। 1534 में क्या है, 1534 में हुमायूं के भाई, हुमायूं कौन था, मुगल शासक था ना, हुमायूं का भाई कामरन वो भटने दुर्ग पर आक्रमण करता है। भटने कौन सा, हनुमानगढ़ वाला, ठीक है। तो हनुमानगढ़ के क्या है, भटने दुर्ग पर आक्रमण करता है, वहाँ पे अधिकार कर लेता है वहाँ पे, ठीक है। तो उस पर अधिकार करने के बाद में राव जयसिंह क्या है, वहाँ पे आक्रमण करता है। राव जयसिंह को ये बात पता चलती है कि हुमायूं के भाई कामरन ने क्या है, भटने दुर्ग पर अधिकार कर लिया है। तो उस भटने दुर्ग को छुड़ाने के लिए क्या है, राव जयसिंह जी क्या करते हैं, कामरन के वहाँ पे आक्रमण करते हैं। उस आक्रमण में क्या है, कामरन को वहाँ से भगा देते हैं, ठीक है। दोस्तों जो कहानी मैंने आपको बताई है, ठीक है, ये जो भी कहानी मैंने आपको बताई है, इस कहानी की जो जानकारी, इस युद्ध की जो जानकारी कामरन और ये जयसिंह के बीच में, ठीक है। तो इस युद्ध की जो जानकारी वो बिट्टू सूजा के ग्रंथ राव जयसिर छंद में मिलती है। किस में मिलती है दोस्तों, राव जयसिर छंद में मिलती है, ठीक है। एक बार मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ, उसके बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है।
1541 में पाहेबा के युद्ध में राव जयसिंह मारा जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। मारवाड़ का जब इतिहास पढ़ा था तो पाहेबा का युद्ध मालदेव के साथ में हुआ था ना, ठीक है। तो मालदेव के साथ में युद्ध में क्या है, राव जयसिंह मारे जाते हैं, ठीक है। उसी के बाद में तो इनके बेटे कल्याणमल और वीरमदेव जो कि मेड़ता के थे, ठीक है, वो दोनों ना मिलकर काम पे चले जाते हैं, शेरशाह सूरी के पास में चले जाते हैं और ग्रीष्ममेल के युद्ध में क्या है, शेरशाह सूरी का साथ देते हैं। आया कुछ समझ में दोस्तों? तो यहाँ से कहानी का थोड़ी बहुत छूट जाती है आपको, अगर आपने थोड़ा गौर किया होगा तो, ठीक है। ये जयसिंह के बेटे थे कल्याणमल जी। तो 1541 में क्या है कि पाहेबा का युद्ध में राव जयसिंह क्या है, मारे जाते हैं। जिस समय जयसिंह की मृत्यु होती है, ठीक है, जिस समय क्या है जयसिंह की मृत्यु होती है, उसी समय क्या है जयसिंह के पुत्र कल्याणमल और भीमराज सिरसा हरियाणा में थे, ठीक है। और ये दोनों वहाँ से सिरसा हरियाणा से क्या है शेरशाह सूरी के चरण में चले जाते हैं। आई कहानी समझ में दोस्तों जयसिंह की। इन्होंने दोस्तों राव जयसिंह ने करणी माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया था, ठीक है, जबकि आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह जी ने किया था, ठीक है, याद रखना। तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते। राती घाटी का युद्ध, जो अपन बटनेर का जो युद्ध हुआ था ना, बटनेर के वहाँ पे कामरान के साथ में युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध को राती घाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। राव जयसिंह और कामरान के बीच में, हुमायूं का जो भाई था उसके बीच में क्या युद्ध होता है, इस युद्ध में जैसी चीजें जाता है। जानकारी का स्रोत राव जयसिंह और छंद, लेखक बिट्टू सूजा थे, ठीक है। बिट्टू सूजा का ग्रंथ बहुत बार पूछा गया दोस्तों, याद रखना, ठीक है। कामरान ने पहले बटनेर पर अधिकार कर लिया था, इसी कारण से युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये बटनेर का युद्ध हुआ था। और हनुमानगढ़ क्यों नाम रखा था दोस्तों, क्या आगे क्या है दोस्तों कि सूरज सिंह जी थे, सूरज सिंह जी ने बटनेर पर अधिकार किया था और बटनेर पर ना वहाँ पे आक्रमण करने के बाद में उस दिन मंगलवार होने के कारण क्या है इसका जो बटनेर का नाम क्या हनुमानगढ़ रख दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों, जब जब बीकानेर का पूरा इतिहास कंप्लीट होगा उस समय अपन अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। जब मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा तो आप लोग सच में देखेंगे कि हाँ आपने जो पढ़ा है ना वो करना सच में बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी है, ठीक है। और अगर इक्का दुक्का गलती से भी एक का दुक्का क्वेश्चन क्या साइड में रह जाता है, ठीक है, तो वो आपका क्वेश्चन ना वो क्वेश्चन सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट वेरी दोस्तों, अच्छे से जुड़े रहिए और खूब मस्ती से क्या है टॉपिक को एंजॉय करिए दोस्तों, ठीक है। जैसे ही हो गया, अब चलते हैं कल्याणमल जी के ऊपर, ठीक है दोस्तों। जयसिंह के बाद में राय सिंह जी नहीं, राय सिंह जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने राय सिंह जी को पहले नहीं पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो क्या है कि ना राव जयसिंह के बाद में हुआ था, ठीक है। हालांकि क्वेश्चंस वगैरह पूछे नहीं रहते, वो मैं आपको मारवाड़ में समझा चुका हूँ उस कारण से, ठीक है। मगर बीकानेर में है इस कारण से मेरे को समझना बताना जरूरी है। 1544 से 1574 के अंदर इनका शासनकाल क्या था, 1544 से 1574 शेरशाह सूरी का शासनकाल था, ठीक है। वो कल्याणमल जी क्या है उस समय यहाँ पे बीकानेर बैठे थे। ग्रीष्ममेल के युद्ध के बाद में दोस्तों के शेरशाह सूरी कल्याणमल को बीकानेर का शासक बना देता है। जैसे ग्रीष्ममेल का युद्ध होता है और मालदेव क्या है, मालदेव तो क्या है वहाँ से चले जाते हैं, जबकि क्या है वो जयमल फत्ता, ठीक है, जयमल फत्ता क्या है युद्ध में मारे जाते हैं ना, सॉरी जयमल फत्ता नहीं जेता कुपा, ठीक है, वो मेरे कन्फ्यूजन आ गया, ठीक है। जेता कुपा, जयमल फत्ता नहीं जेता कुपा। तो जेता कुपा क्या है युद्ध में युद्ध वगैरह लड़ते हैं, उस युद्ध में क्या है मारे जाते हैं। ये तीन चार नाम क्या है एक जैसे लगते हैं दोस्तों, जैसे जेता कुपा हो गए, जयमल फत्ता हो गए और आला और उदल हो गए, गोरा बादल हो गए। ये चार पांच नाम क्या याद रखना दोस्तों कि ये किस किस के सेना नायक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लेना कि जयमल फत्ता किसके थे, उदय सिंह जी के थे, ठीक है। और गोरा बादल किसके थे, रतन सिंह जी के, अपने मेवाड़ के थे ना सिसोदिया वंश वाले जो अंतिम थे, सिसोदिया सॉरी राणा रतन सिंह जी, ठीक है। फिर क्या है गोरा बादल रतन सिंह जी के और जयमल फत्ता किसके हो गए, उदय सिंह जी के। इसके अलावा आला और उदल किसके हो गए, परमादित्य देव के, ठीक है, परमादित्य देव के थे, ठीक है। जो पृथ्वीराज चौहान पढ़ेंगे उस समय अपन देखेंगे, ठीक है। और जेताऊ कुपा किसके थे, तो मालदेव के थे, ठीक है। ये सब ना याद रखना, साइड में लिख लेना अच्छे से ताकि आप इसको याद कर सको, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है इस कारण से। तो अभी जैसे मैं बोल रहा था तो मेरे मुंह पे ना सीधे आ गया ना जयमल फत्ता, तो जयमल फत्ता नहीं जेताऊ कुपा, ठीक है। तो क्या है दोस्तों कल्याणमल जी के बाद में क्या है दोस्तों, गिरिसूमेल के युद्ध में बाद में क्या है शेरशाह सूरी कल्याणमल को बीकानेर का शासक बना देते 1570 में। अब दोस्तों गौर करिएगा, ठीक है। कल्याणमल जी ने पहले किस फिर क्या दोस्तों कल्याणमल जी ने पहले शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, आप लोगों को पता है, जैसे कि मरने के बाद में वहाँ पर चले गए थे, ठीक है। 1570 में दोस्तों जब नागौर दरबार लगाया था अकबर ने, ठीक है, तो नागौर दरबार में क्या है कल्याण सिंह जी ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। पहले शेरशाह सूरी फिर अकबर की अधीनता, तथा अपने दोनों बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज को अकबर की सेवा में दे दिया था, ठीक है। बोला कि राय सिंह और पृथ्वीराज थे, उन दोनों को कहाँ पे चला गया, वो दोनों कहाँ चले गए दोस्तों, अकबर के यहाँ पे चले गए। आया कुछ समझ में दोस्तों कहानी को, मतलब कल्याणमल जी समझ में आ गए। कल्याणमल जी हालांकि मारवाड़ में पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है।
पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों देखिए, ये एक महान विद्वान थे सबसे पहले, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये एक महान विद्वान थे दोस्तों, और सच में बहुत अच्छे विद्वान थे। अकबर ने इनको गागरोन की जागीर प्रदान की थी। गागरोन का किला दोस्तों पूछा जाता है क्या, गागरोन का किला कहाँ पर है और किस नदी के किनारे? तो कहाँ पर है दोस्तों गागरोन का किला और किस? तो झालावाड़ में गागरोन का किला और काली सिंधु और आहू नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है, याद रखना। तो ये एक महान विद्वान थे, अकबर से इन्होंने गागरोन की जागीर प्रदान की थी, ठीक है। वहीं रहते हुए इन्होंने अपना ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणीरी, लगा लेना, स्टार पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत बार पूछा गया और आज तक में पूछा गया, ठीक है। और हमारी जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये दोस्तों राजस्थान की जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, ठीक है, आप लोगों को पूछने की जरूरत भी नहीं है। RSSI पटवारी, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, सब में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये समझ लीजिए, सब में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या है दोस्तों, इनका ग्रंथ था वेली कृष्ण रुक्मणीरी, याद रखना इनका ग्रंथ, ठीक है, बीकानेर के राठौड़ का, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ का ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ को दोस्तों लगा लेना स्टार, यहाँ पे ये कहानी, इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिएगा। इस ग्रंथ को वेली कृष्ण रुक्मणीरी को क्या है, दुर्सा आर्डर ने पांचवा वेद, क्या, पांचवा वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी। 18 पुराण है ना दोस्तों, तो 19वें पुराण बोला गया कि वेली कृष्ण रुक्मणी को 19वां पुराण बोला गया। दुर्सा आर्डर ने पांचवा वेद, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, याद आया कुछ, 4 वेद होते हैं ना। तो इन बोला कि 4 वेद के बाद में जो 5वां वेद है वो क्या है, वेली कृष्ण रुक्मणीरी है, ठीक है। तो 5वां वेद हो गया, 19वां पुराण की संख्या दी। पृथ्वीराज को LP टेसीटोरी ने, LP टेसीटोरी, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी इनकी। LP टेसीटोरी की मूर्ति भी यहीं बनी हुई है दोस्तों, इनकी मूर्ति यहीं हो गई थी, ठीक है, बीकानेर। ये इटली के यात्री थे LP टेसीटोरी, तो इटली के यात्री थे LP टेसीटोरी, ये यहाँ इटली के उदिने शहर के थे, ठीक है। तो LP टेसीटोरी उदिने शहर से बिलोंग करते थे, और इन्होंने क्या है, पृथ्वीराज राठौड़ को क्या है, डिंगल का हेरोज कहा है। क्या कहा है दोस्तों, डिंगल का हेरोज कहा गया है, ये लगा लेना यहाँ पे, ठीक है, लिख लेना। अब देखिए कहानी को अच्छे से समझिए। LP टेसीटोरी थे वो उदिने शहर से बिलोंग करते थे, उदिने शहर इटली के बिलोंग करते थे। उन्होंने उदिने शहर को बीकानेर की जुड़वा बहन कहा है। उदिने शहर जो इटली का क्षेत्र शहर है दोस्तों, उसको बीकानेर की जुड़वा बहन कहा है, ठीक है। इनकी जो समाधि आपको बीकानेर में ही देखने को मिल जाएगी दोस्तों। वेली कृष्ण रुक्मणी को कर्नल जेम्स टोड ने 10 सशस्त्र घोड़ों के बल के बराबर माना है, ठीक है। बोले कि ये जो वेली कृष्ण रुक्मणी जो उनका ग्रंथ है, वो कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या है, 10 सशस्त्र घोड़ों के बल के बराबर माना है। ये थे कल्याणमल जी और पृथ्वीराज राठौड़। आया समझ में, दोनों कल्याणमल जी और पृथ्वीराज राठौड़ राज सिंह जी के बेटे, ठीक है, ये थे इतने। अब चलते राय सिंह जी के ऊपर। राय सिंह जी कहानी, इसको भी आगे देखिए। 1574 से 1612, 1574 से 1612 इनका शासनकाल था दोस्तों। अब देखिए, अकबर नागौर दरबार से राय सिंह जी को क्या है, अपने साथ में आगरा लेके जाता है, ठीक है। अकबर क्या करता है, नागौर दरबार जब लगता है 1570 में, उसके बाद में क्या है, राय सिंह जी को 1572 में क्या है, राय सिंह को आगरा लेके चला जाता है। और वहाँ पे क्या है, 1572 में अकबर राय सिंह जी को जोधपुर का प्रतिशासक नियुक्त कर देता है। वो क्या करते हैं, जोधपुर किसको पकड़ा देते हैं, राय सिंह को पकड़ा देते हैं। अकबर ने राय सिंह जी को महाराजा की उपाधि दी थी, और अकबर राय सिंह जी को काबुल, कंधार और गुजरात की सूबेदारी भी सौंप देते हैं। बाद में क्या है, काबुल, कंधार और गुजरात की सूबेदारी सौंप देते हैं। अकबर के समय राय सिंह जी के पास में 51 परगने थे दोस्तों, 51 परगने इनके पास में थे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, उसके बाद में इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप कहानी को समझिए। तो इन्होंने इतना कुछ समझ में आ गया कि पहले क्या है, इन्होंने इनको आगरा लेके चले जाते हैं, बाद में जोधपुर इनको पकड़ा देते हैं, और काबुल, कंधार और गुजरात की सूबेदारी इनको सौंप देते हैं, ठीक है। और 51 परगने इनके पास में थे। अब दोस्तों देखिए, थोड़ा बहुत पढ़ लेते। अकबर व जहांगीर का ये मनसबदार थे, ठीक है। ये क्या, अकबर और जहांगीर के साथ में इन्होंने कार्य किया था, ठीक है, इनके समकालीन थे। पहले 4000 का मनसब था, इनको बढ़ाकर बाद में इनको 5000 कर दिया गया था। पहले क्या, इनके पास में 4000 का मनसब इनको प्राप्त था, बाद में इनको 5000 देने लग गए, ठीक है। तो ये 5000 मनसब वैसे नहीं कि अपने 5000 जैसे, ठीक है। तो 1577 में दोस्तों अकबर ने 51 परगने दिए थे इनको, 51 परगने इनके पास में थे, ठीक है। जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह के समय आगरा की जिम्मेदारी राय सिंह जी को दी थी। याद रखना दोस्तों, जब खुसरो ने क्या है, जहांगीर के ऊपर जहांगीर का विद्रोह करना शुरू कर दिया था उत्तराधिकारी पद को लेकर, तो इस कारण से क्या है, जहांगीर ने विद्रोह के समय आगरा की जो ना जिम्मेदारी थी वो राय सिंह जी को क्या है, सौंप दी थी, ठीक है।
अब दस्ताने का युद्ध पढ़ते हैं दोस्तों। दस्ताने का युद्ध क्या था, और ये दस्ताने का युद्ध मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, शायद मैंने क्या उसमें एक वर्ड को गलत बोल दिया था, ठीक है। तो दस्ताने के युद्ध के बारे में दोस्तों क्या है कि महाराणा प्रताप जी का एक भाई था जगमाल नाम से, ठीक है। तो वो इस युद्ध में मारा जाता है दोस्तों। आप देखते हैं दस्ताने का युद्ध क्या है। दोस्तों दस्ताने का युद्ध 1583 में हुआ था, पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। 1583 में इनका ये दस्ताने का युद्ध हुआ था। ये युद्ध सिरोही के शासक सुल्तान देवड़ा और शाही सेना का नेतृत्व कर रहे राय सिंह जी के मध्य हुआ था, याद रखना, ठीक है। इस युद्ध में क्या है, सुल्तान देवड़ा मारा जाता है तथा राय सिंह जी की विजय हो जाती है। इसी युद्ध में प्रताप का भाई जगमाल शाही सेना की तरफ से युद्ध लड़ते मारा जाता है, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। कि मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ वो महाराणा प्रताप जी के भाई थे, वो क्या है जगमाल क्या है अकबर की शरण में चले जाते हैं, ठीक है। और अकबर की शरण में जाने के बाद में दोस्तों दस्ताने का युद्ध होता है जब राय सिंह जी के बीच में, तो उस समय शाही सेना के नेतृत्व में क्या है जगमाल भी इस युद्ध में मारे जाते हैं, ठीक है। तो सुल्तान देवड़ा के साथ में युद्ध हुआ, कंप्लीट हो गया दस्ताने का युद्ध। फिर देखिए आगे, राय सिंह जी ने बीकानेर में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था। जूनागढ़ किले का निर्माण, ठीक है, इन्होंने करवाया था कब 1589 से 1594 में, ठीक है। जूनागढ़ का निर्माण करमचंद्र की देखरेख में हुआ था। लगा लेना, स्टार पूछा जाता है, ठीक है, कि जूनागढ़ का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था, तो करमचंद की देखरेख में हुआ था। राय सिंह जी की पुस्तकें देखिए दोस्तों, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रतनमाला, बाल भोगिनी, वैदिक वंशावली, राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष ग्रंथों पर टीका। आया कुछ समझ में दोस्तों? ये 4 ग्रंथ पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 3 ग्रंथ दे दिए जाएंगे राय सिंह जी के और एक ग्रंथ अलग दे दिया जाएगा, ठीक है। और पूछा जाएगा निम्न में से राय सिंह जी का ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों इसी के साथ में, कुंभा की ना पुस्तकें है ना, वो सब याद रखना दोस्तों। कुंभा की पुस्तकें बहुत बार पूछी गई, कुंभा जी की पुस्तकें आपको ग्रंथ वगैरह दे दी जाएंगे और पूछे जाएंगे निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, या कौन सा रचित ग्रंथ है। ज़्यादातर तो नहीं वाला ही पूछा जाता है, ठीक है। तो राय सिंह जी का महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रतनमाला, बाल बोधिनी, जो क्या है ज्योतिष ग्रंथों पर टीका लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। गुजरात के मिर्जा बंधु के दमन में, ठीक है, गुजरात के मिर्जा बंधु के दमन में क्या राय सिंह जी का प्रमुख हाथ था। जब गुजरात के जब उनको सूबेदार नियुक्त किया जाता है तो मिर्जा बंधु के दमन में राय सिंह जी का प्रमुख हाथ था। 1588 से 89 में राय सिंह जी ने अपने मंत्री करमचंद्र की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था। इसी किले के सूरज पोल पे आपको जयमल फत्ता की हाथी पे सवार मूर्तियां मिलेगी, ठीक है। आप लोग जब बीकानेर किले का जब भ्रमण करने जाओगे तो आपको वहाँ पे हाथी के ऊपर सवार 2 पर्सन मिलेंगे दोस्तों, वो जयमल फत्ता की मूर्तियाँ, ठीक है। जयमल फत्ता कौन थे? उदय सिंह जी की जो सेना नायक थे ना उदय सिंह जी के। तो अकबर ने क्या किया था 1534 के अंदर जब वहाँ पे आक्रमण किया था उदय सिंह जी के, तो उनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने क्या किया था, आगरा के किले में जयमल फत्ता की मूर्तियाँ लगाई थी, ठीक है। और जबकि राय सिंह जी ने भी बीकानेर के किले में ये जयमल फत्ता की मूर्तियाँ लगाई थी, ठीक है। आया कुछ समझ में? वहाँ पे भी लगी, यहाँ पे भी लगी। जयमल फत्ता ने ये युद्ध किया था ना दोस्तों अकबर के साथ में, ठीक है, जिसमें फूल कवर क्या है जौहर करती है और जयमल फत्ता क्या है केसरिया करते हैं, साका होता है। तो 1534 में मेवाड़ का दूसरा साका माना जाता है जिसको, ठीक है, दूसरा नहीं तीसरा साका, ठीक है। पहला हुआ था रतन सिंह जी के नेतृत्व में, फिर आता था कर्मावती के नेतृत्व में, फिर तीसरा आया था फूल कवर के नेतृत्व में, ठीक है। अब चलते दरबारी विद्वान की तरफ दोस्तों, ठीक है। दरबारी विद्वान पर गौर करने का, दरबारी विद्वान जेता राय सिंह प्रशस्ति, जेता ने इनका ग्रंथ है दोस्तों राय सिंह प्रशस्ति। लगा लेना, एक्स्ट्रा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि राय सिंह प्रशस्ति किसकी लिखी हुई? तो जेता नामक क्षेमरतन मुनि इनका पूरा नाम था, ठीक है। जेता नामक ये जेता क्षेमरतन मुनि ऐसा पूरा नाम था। तो राय सिंह प्रशस्ति इन्होंने लिखी है, जूनागढ़ किले में ये लगाई हुई आपको दिख जाएगी। जैसे हम अभी ऊपर पढ़ के आए ना दोस्तों अपन लूणकरण जी के बारे में, दानशीलता की ना तुलना कलयुग के सॉरी ये करण से की गई है। तो जैसों में तो बात लिखी गई थी ये, तो करमचंद्र वसुत कीर्तम काव्यम, ये वही ग्रंथ है, ठीक है, ऊपर पढ़ के आए तो जयसोम का कौन सा ग्रंथ है? करमचंद्र वसुत कीर्तम काव्यम, याद रखना। इस पुस्तक में आपको राय सिंह जी को राजेंद्र कहा गया है, ठीक है। इस पुस्तक में आपको राय सिंह जी को क्या है? राजेंद्र के नाम से जाना है। तो राजेंद्र भी यही है दोस्तों, ठीक है, राजेंद्र भी यही है। और राव लूणकरण कौन है? कलयुग का करण कौन है? राव लूणकरण, याद रखना। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह जी को राजपुताने का करण कहा है, लगा लेना, स्टार दोस्तों पूछा जाता है, ठीक है। कलयुग का करण कौन? राव लूणकरण। जबकि राजपुताने का करण कौन? राय सिंह जी, ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह जी को राजपुताने का करण कहा है, ठीक है, याद रखना। पृथ्वीराज राठौड़,
राय सिंह जी का छोटा भाई था। ये क्या है, राय सिंह जी के छोटे भाई थे दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह जी के छोटे भाई थे, अकबर के दरबार में रहता था। अकबर ने ये क्या है, अकबर के दरबार में से रहते थे, ठीक है। राय पृथ्वीराज राठौड़ अपन पढ़ के आ चुके हैं अभी। तो अभी क्या है, पहले मैं आपको समझा चुका था, अभी फिर लिख लेते हैं आपको। पृथ्वीराज राठौड़ क्या है, राय सिंह जी के छोटे भाई थे और अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर ने इनको गागरों का किला दिया था। पुस्तक वैली किशन में रुकमणेरी अभी पढ़ लिया ना अपन ने। तो अभी में क्या है, अब ना मतलब मैंने कहानी के रूप में समझाया था, अभी अपन फिलहाल पढ़ रहे हैं इसके ऊपर। पुस्तक वैली किशन रुकमणेरी, भाषा डिंगल, लगा लेना, स्टा पूछा जाता है। वैली किशन रुकमणेरी की भाषा कौन सी है, तो डिंगल, ठीक है। दूसरा अड्डा ने इस पुस्तक को 500 वेद 1900 पुराण की संज्ञा दी है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे 10 सशस्त्र घोड़े बल के बराबर बताया है, ठीक है। एलपी टेसिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा है, ठीक है। अभी सब मैं आपको बता चुका हूँ। इटली के उदने के अंक से बिलोंग करते थे, ठीक है। करण सिंह, इनको इनकी जो उपाधि थी दोस्तों करण सिंह जी से पहले कुछ और भी राय सिंह जी के बारे में बता देता हूँ कि दोस्तों जब बीकानेर में अकाल पड़ा था, बीकानेर में क्या अकाल वगैरह पड़ा था, तो राय सिंह जी ने जगह जगह दोस्तों अकाल राहत सदावत खोले थे। अनाज और चारा मुफ्त मिलता था। ये जो जानकारी, अकाल वाली जानकारी, ठीक है, जो राय सिंह जी ने ना अनाज और चारा मुफ्त मिलना, वो मुफ्त दिया था सबको, ठीक है। तो ये जो जानकारी है वो आपको राय सिंह जी की दरबारी कवि जयसोम द्वारा रचित करमचंद्र वसुत कीर्तन काव्य में मिल जाएगी, ठीक है। और 1612 में क्या है दोस्तों, राय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है बुरहानपुर में, ठीक है। बुरहानपुर में क्या है, राय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। इतना ही था, ठीक है। तो इसके अलावा अपन ने ग्रंथ वगैरह देख लिए, ठीक है। अब चलते हैं करण सिंह जी के बारे में। करण सिंह, इनकी उपाधि थी दोस्तों, समकालीन शासकों ने दोस्तों करण सिंह जी को क्या है, जंगालदर बादशाह की उपाधि दी गई थी, ठीक है। 1631 से 1669 में तक इनका शासनकाल था, ठीक है। इनका शासनकाल क्या था, 1631 से 69 तक शासनकाल था, ठीक है। समकालीन शासकों ने करण सिंह जी को जंगाल बादशाह की उपाधि दी थी। ये औरंगजेब ने इनको उपाधि दी थी, ठीक है, याद रखना। तो ये बीकानेर के राज चिन्ह में दोस्तों आपको जंगल बादशाह लिखा हुआ मिलेगा, जंगलधर बादशाह, जंगल को धारण करने वाला, ठीक है। तो जंगलधर बादशाह आपको इनके राज चिन्ह में देखने को मिल जाएगा। जंगल का मतलब समझ गए ना, बीकानेर को पहले जंगल प्रदेश कहते थे इस कारण से, ठीक है। तो जंगलधर बादशाह की उपाधि किसको दी गई थी, करण सिंह जी को दी थी। किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी, याद रखना, ठीक है दोस्तों। 1644 में मथिरा की राड इनके नामक एक युद्ध हुआ था। वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था ना, मथिरा की राड अपन देख के आए, जो अमर सिंह सेकंड के बीच में हुई थी, ठीक है। तो जिसमें अपन ने ये शाहजहाँ के साले सलावत खां की क्या है, अमर सिंह जी क्या है कि बीस दरबार में हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो ये वही वाले थे, ठीक है। तो 1644 में मथिरा की राड नामक युद्ध हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। करण सिंह स्वयं दोस्तों बहुत अच्छे विद्वान थे दोस्तों। ये रहे अपने राय सिंह जी के जैसे दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छे विद्वान थे। करण सिंह स्वयं विद्वान थे। इन्होंने साहित्य कल्पद्रुम क्या है नामक एक किताब लिखी थी। साहित्य कल्पद्रुम नाम की किताब इनके दरबारी कवि थे दरबारी कवि करणभूषण। और इसके अलावा काव्य डाकिनी इनकी तो गंगाधर मैथिली नाम से दोस्तों इनके दरबारी कवि थे, जिनका जो ग्रंथ है वो है करणभूषण और काव्य डाकिनी और करणभूषण, याद रखना दोस्तों, ठीक है। करण सिंह जी हो गए कंप्लीट। इतना ही था। जंगल बादशाह की उपाधि किसको दी, करण सिंह को दी थी। वो किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। इनके शासनकाल में 1644 में मथुरा की राड़ हुई थी। और गंगाधर मैथिली इनके प्रमुख दरबारी विद्वान थे, जिन्होंने करणभूषण और काव्य डाकिनी लिखी थी। जबकि इनके खुद के ग्रंथ का नाम है साहित्य कल्पद्रुम, ठीक है, बस याद रखना है। फिर चलते हैं अनूप सिंह जी के बारे में दोस्तों, ठीक है। और इनकी दोस्तों उपाधि थी महाभारतों की उपाधि थी, ठीक है। इसके अलावा जो जंगल बादशाह की जो उपाधि थी ना दोस्तों, वो एक बार मैं आपको देख के वापस बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। कि ना मेरे दिमाग में वो क्लिक नहीं हो रहा, शायद वो औरंगजेब के बारे में दी, औरंगजेब ने ही दी थी, ठीक है। ज़्यादा मेरे जितना मेरे को याद है, ठीक है। और कल मैं आपको एक बार पूरा कन्फर्म करके बता दूंगा, ठीक है। तो अनूप सिंह जी दोस्तों उपाधि माही भारतियों की, ये जो उपाधि थी औरंगजेब ने अनूप सिंह जी को दक्षिणी भारत के जो अभियान में जीतने के बाद में दी थी, याद रखना दोस्तों। औरंगजेब ने क्या है इनको महाराजा माही भारतियों की उपाधि दी थी। दक्षिणी अभियानों से इन्होंने जीत के बारे में, ठीक है। दक्षिणी अभियानों से इन्होंने दुर्लभ ग्रंथों का संकलन किया था दोस्तों। ना जब दक्षिणी अभियान में इनको औरंगजेब ने भेजा था, तो उस समय इन्होंने कुछ दुर्लभ ग्रंथों का संकलन किया था। बीकानेर में अनूप पुस्तकालय का निर्माण इन्होंने करा था। देखिए, बीकानेर में अनूप पुस्तकालय का निर्माण इन्होंने करवाया था। विभिन्न मूर्तियों को इकट्ठा करके जूनागढ़ में 33 करोड़ देवी देवताओं की
का मंदिर बनाया था। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तो वो बीकानेर में, याद रखना, ठीक है। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पे है? तो मंडोर जोधपुर में है। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में है साल। 33 करोड़ देवी देवता की साल मंडोर जोधपुर में। जबकि मंदिर कहाँ है 33 करोड़ देवी देवता का? तो बीकानेर में, ठीक है। आया कुछ समझ में? फिर चलिए आगे थोड़ा बहुत पढ़ लेते। उपाधि माही भारतों की उपाधि औरंगजेब ने अनूप सिंह जी को दक्षिणी भारत के जीत के बाद में दी थी। बीकानेर में अनूप पुस्तकालय का निर्माण इन्होंने करवाया था। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन इन्होंने किया था। कुंभा के जो संगीत ग्रंथ है ना, वो संगीत राज, संगीत सुधा, सूट प्रबंध वगैरह, तो उन सभी को संगीत ग्रंथों का संकलन इन्होंने करा था। विभिन्न संस्कृत पुस्तकों का राजधानी में अनुवाद इन्होंने करवाया था। जैसे आनंद राम ने गीता का अनुवाद इन्होंने कराया था, ठीक है। आनंद राम जो पर्सन था उसने गीता का अनुवाद किया था। इन्होंने क्या किया था, संस्कृत जो पुस्तकें थी उनका क्या राजस्थानी में अनुवाद कराया था, ताकि क्या है राजस्थान के जो लोग हैं उस चीज़ को अच्छे से समझ सके, ठीक है। भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों किसी की लाइफ के अंदर, ठीक है, क्योंकि भाषा ही क्या है, आपको समझने का प्रोसेस बताती है दोस्तों। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको इंग्लिश में बोल रहा हूँ, या मैं मान लो मैं चाइनीज़ में समझा रहा हूँ आपको, क्या आप समझ पाएंगे उसको? नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, ठीक है। भाषा एक माध्यम है दोस्तों, जो है ना एक व्यक्ति को दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। और जैसे मैं तो आपको मारवाड़ी में समझा रहा हूँ या आप ही की जो आपकी भाषा में समझा रहा हूँ, तो आपको शायद है ना मेरे से पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर चलते दोस्तों, आनंद राम ने जैसे गीता का अनुवाद किया था। अनूप सिंह जी की पुस्तकें देख लीजिए। अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनूपोदेव, गीत गोविंद जयदेव पे टीका इन्होंने लिखी थी, ठीक है। याद रखना कि अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, अनूपोदेव, गीत गोविंद जयदेव पे इन्होंने टीका लिखी थी, ठीक है। दरबारी विद्वान भाव भट्ट, दरबारी विद्वान कौन थे दोस्तों? उनके भाव भट्ट थे, ठीक है, याद रखना। बीकानेर में उस्ता कला का विकास, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इनके शासनकाल में क्या दोस्तों, उस्ता कला का विकास हुआ था। अली राजा और हुसामुद्दीन नाम से जो पर्सन थे वो आए थे, ठीक है, लाहौर से दोस्तों। फिर थोड़ा और समझिए कि दोस्तों एक बार मैं इनके ग्रंथ के बारे में वापस बता देता हूँ कि अनूप सिंह जी ने क्या है, प्रमुख ग्रंथ अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, गीत गोविंद पे टीका इन्होंने लिखी थी, ठीक है। इनके दरबारी कवि भाव भट्ट थे दोस्तों, ठीक है। इनके दरबारी कवि भाव भट्ट थे, सॉरी, भाव भट्ट इनके दरबारी कवि थे। इन्होंने अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर किताब लिखी थी। अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर इनकी क्या है, पुस्तकें है, ठीक है। अनूप सिंह ने जूनागढ़ में अनूप महल का निर्माण कराया था, जो अपने स्वर्णिम निकासी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों मैं गया था यहाँ पे बीकानेर के जूनागढ़ किले को, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 बार देखा है, ठीक है। हालांकि मैं खुद बीकानेर से बिलोंग करता हूँ, मगर देखिए मैंने जब 2 बार देखा था तो मैं वहाँ पे गया था दोस्तों। रियल में बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। जब आप एंटर होंगे दोस्तों तो आपको क्या है, छत क्या है उस पर क्या स्वर्णिम नक्काशी दिखेगी, देखने को मिलेगी। तो ये वो जगह थी दोस्तों अनूप महल, जहाँ पे क्या है स्वर्णिम नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ राजा का राज्याभिषेक किया जाता था, ठीक है। आया कुछ समझ में? चलिए आगे। बीकानेर में उस्ता कला का विकास इनके शासनकाल में हुआ था। अली राजा और रुकुनुद्दीन, ठीक है, हुसामुद्दीन उस्ता को क्या है लाहौर में से बुलाया गया था। बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर इन्होंने बनाया था, और इसमें हेरम गणपति की मूर्ति भी है, याद रखना, ठीक है। आप शेर पे सवार दोस्तों ना आपको गणेश जी मिलेंगे दोस्तों। बीकानेर में एक गणेश जी का मूर्ति, गणेश जी के मंदिर है दोस्तों, जिसपे जो गणेश जी वो शेर पे सवार है, ठीक है। तो हेरम गणपति का मंदिर कहाँ पर है? तो बीकानेर में, ठीक है। आपको जब मंदिर अपन पढ़ेंगे ना, अपन जो कला संस्कृति के पार्ट में प्रमुख मंदिर मस्जिद वगैरह में, ठीक है, तो उसमें अपन इसमें अच्छे से देख लेंगे। उसमें गणेश जी का आपको खूब सारा मंदिर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे बालाजी के मंदिर भी आपको देखने को सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है। वैसे क्या है, हेरम गणपति का जो मूर्ति है, ये गणपति जी का मंदिर है, वो कहाँ पर है? बीकानेर में। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। लगा लेना, स्टाफ पूछा जाता है, याद रखना कि शेर पे सवार एकमात्र मंदिर जिसमें गणेश जी शेर पे सवार है, तो वो कहाँ पर है? बीकानेर पे। देखिए कितनी बार मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। फिर चलिए दोस्तों आगे। 33 करोड़ देवी देवता की साल मंडोर में आपको देखने को मिलेगी, जो कि अभय सिंह ने बनाई थी। अभी मैंने बताया ना आपको कि 33 करोड़ देवी देवता की साल कहाँ पर है? तो मंडोर जोधपुर में। और ये जो साल बनाई गई है ये दोस्तों अभय सिंह ने बनाए थे, जिनके शासनकाल में अमृता देवी जो पेड़ों की रक्षा करते हैं ना, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्या मारी जाती है ना, वो पेड़ों को काटने वाला होता है इस कारण से। तो इन्हीं के शासनकाल की घटना है। फिर चलते हैं दोस्तों आगे। सूरज सिंह जी, आज कंप्लीट करा देंगे इसको,
तो दोस्तों हाँ, एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, जोरावर सिंह हरुड़ा सम्मेलन में भाग लेने बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया था। हरुड़ा सम्मेलन अपन ने देखा था ना मेवाड़ में, तो 1734 में जो हरुड़ा सम्मेलन हुआ था उसमें जोरावर सिंह ने भाग लिया था, जोरावर सिंह ने भाग लिया था, ठीक है, बीकानेर के जोरावर सिंह ने। सूरज सिंह जी, मैं आपको हनुमानगढ़ के बारे में बता रहा था, अब देखिए 1805 में दोस्तों क्या होता है, सूरज सिंह जी बटनेर के ऊपर बटनेर के अधिकारी जाप्ता खां को पराजित करते हैं। जाप्ता खां को क्या है, बटनेर के अधिकारी को पराजित करते हैं, वो बटनेर पे अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। जाप्ता खां को पराजित करने के बाद में बटनेर पे अधिकार कर लेते हैं। इसी दिन याद रखना दोस्तों, इसी दिन मंगलवार होने के कारण बटनेर का नाम बदल के हनुमानगढ़ कर दिया गया था, ठीक है। आया कुछ समझ में दोस्तों कि सूरज सिंह जी ने क्या किया था, जाप्ता खां को पराजित किया, बटनेर पर अधिकार किया। उस दिन क्या मंगलवार था, इस कारण से उसके बाद में क्या इस क्षेत्र को हनुमानगढ़ के नाम से जानने लगा, ठीक है। और इसको उत्तरी सीमा का पेरी भी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का पहरी किसको कहा जाता है, तो बटनेर दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। और कौन सी श्रेणी में आता है, दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दानवन समझते हो ना, मरुस्थली की श्रेणी में आता है। ये जब अपन किले पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। छोड़ने वाला कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लेने का। तो 1814 में दोस्तों सूरज सिंह जी चूरू पे भी आक्रमण करते हैं, ठीक है। 1814 में क्या है, सूरज सिंह जी चूरू पे भी आक्रमण करते हैं। एक बार मैं आपको कहानी समझा रहा हूँ, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे। तो चूरू पे आक्रमण करते हैं और इस समय शिव सिंह जी क्या है, चूरू में शासक थे, ठीक है। शिव सिंह जी क्या है, चूरू में शासक थे। और चूरू के शासक, चूरू की सेना के पास में क्या गोला बारूद समाप्त हो जाता है, ठीक है। चूरू के शासक के पास में गोला बारूद समाप्त होने के बाद में, ठीक है, ये क्या करते हैं दोस्तों, बीकानेर की सेना के विरुद्ध चांदी के गोले दागना शुरू कर देते हैं। चांदी के गोले दोस्तों, चांदी के गोले आप लोगों को पता है, मतलब मेरे पास में तो गोला उठ गया है ना, तो मैं दोस्तों आगे खड़ा हो जाऊँ, ठीक है, कि मार दो, मैं चांदी का गोला लेके भाग जाऊँ, ठीक है। चांदी के गोले फेंके, देखिए कितना है ना आप लोगों को वो लग रहा होगा, ठीक है, कि मैं जैसे मेरे को अगर मैं चांदी के गोले मेरे को दागे ना दोस्तों, मैं साइड में खड़ा दूँ, वो जैसे गिरे उठा के भाग दूँ, ठीक है। तो चूरू की सेना के पास में क्या इन्होंने गोला बारूद दागे थे, ठीक है। फिर देखिए आगे 1818 में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इन्होंने सहायक संधि कर ली थी। याद रखना दोस्तों, बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी, तो सूरज सिंह जी ने की थी। जबकि मारवाड़ के कौन से शासक ने की थी, मान सिंह ने की थी, ठीक है। और मेवाड़ के किस शासक ने की थी, तो भीम सिंह जी ने की थी, ठीक है। फिर देखिए आगे, ये इतना समझ में आया सूरज सिंह जी के बारे में। रतन सिंह जी थोड़ा बहुत है, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा। रतन सिंह जी, रतन बिहारी पार्क अपने बीकानेर में है ना दोस्तों, उन्हीं के नाम पे है। तो देखिए आगे 1836 में इनका शासनकाल देखिए 1836 से शुरू होता है। इन्होंने 1836 में क्या है, गया बिहार में कन्यावध रोकने हेतु शपथ दिलवाए थे। कन्या को रोकने का प्रयास किया था दोस्तों। कन्यावध देखिए कितनी बहुत ना दोस्तों के ना, ये बहुत बुरी सामाजिक प्रथा है दोस्तों, इनको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हमें हमारे मतलब वर्तमान में जैसे क्या है, अगर महिलाओं को क्या है कि आगे प्रोत्साहन देना है दोस्तों, महिलाओं को ना सरकार प्रोत्साहन क्यों दे रही है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों कि ना कन्यावध बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोग आज भी देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल के बाहर और अन्य स्थानों पर क्या आपको बच्चियाँ क्या है मिल जाएगी दोस्तों, उनको फेंक दिया जाता है या ना उनका वध कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब पुत्र होने पे बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है, जबकि पुत्री होने के ऊपर क्या निराशा, मतलब लोगों के अंदर आज भी ऐसी धारणाएं है, विद्यमान है। हालांकि सब में नहीं है दोस्तों, ठीक है, सब में ऐसी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं बोलते ना कि ना अगर कहीं पे अच्छे लोग होते तो कहीं पे आपको आदमी मिल जाते दोस्तों, ठीक है। तो 1836 में क्या है दोस्तों, गया बिहार में कन्यावध रोकने का प्रयास इन्होंने करवाया था, ठीक है। सामंतों की प्रतिज्ञा करवाई थी इन्होंने। फिर देखिए आगे, बीकानेर में इन्होंने रतन बिहारी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और इनके दयाल दास जी बीकानेर राठौड़ा रे कह्यात किसका प्रमुख ग्रंथ है, तो दयाल दास का ग्रंथ है। और किसके दरबारी विद्वान थे, तो रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे, याद रखना, ठीक है, कि रतन सिंह के दरबारी विद्वान दयाल दास जी थे, बीकानेर के राठौड़ों का ख्यात इन्होंने लिखा था। ये पुस्तक 2 भागों में बंटी हुई दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन, जिसमें बीका जी से लेकर वर्णन बाकी शासकों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। फिर जोधपुर के राठौड़ों का वर्णन में सरदार सिंह जी का वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जोधपुर के राठौड़ों में आपको सरदार सिंह जी का वर्णन देखने को मिल जाएगा। आया कुछ समझ में दोस्तों, ठीक है। और सरदार सिंह जी के बारे में देखिए, सरदार सिंह जी टॉपिक डालिए, ठीक है। 1857 की क्रांति में 10 घुड़सवार देखकर क्या है, इन्होंने तात्या टोपे की सहायता की थी। तात्या टोपे क्या है, 1857 की क्रांति में कितने आए थे, कितने फेमस थे दोस्तों तात्या टोपे जी, क्या है, जब बीकानेर में यहाँ पे आए थे तो उन्होंने 1857 की क्रांति में क्या है, सरदार सिंह जी ने तात्या टोपे को 10 घोड़े देके क्या है सैनिक सहायता की थी। ये एकमात्र शासक थे दोस्तों जो राजस्थान के बाहर जाके अंग्रेजों की सैनिक सहायता की थी इन्होंने, ठीक है। राजस्थान के बाहर जाके इन्होंने अंग्रेजों की सैनिक सहायता की थी। 1857 में हिंसार में क्या है, हिंसार हरियाणा
तो वहाँ पर जाके उन्होंने ये सहायता की थी। ठीक है, राजस्थान के बाहर हिंसा रहने आ गया ना, इसी से खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें टीबी परगने के 41 गाँव दान में दिए थे, याद रखना। ठीक है, इतना ही सरदार सिंह जी के बारे में है। अब चलते हैं गंगा सिंह जी के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना स्टार, गंगा सिंह जी पूरे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। याद रखना कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, आधुनिक भारत आप पढ़ेंगे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अम्बेडकर ने भी भाग लिया था, और अम्बेडकर जी ने भी भाग लिया था, और गंगा सिंह जी ने भाग लिया था। ठीक है, बीकानेर के गंगा सिंह जी ने 1727 में दोस्तों क्या है, गंग नहर का निर्माण कराया था। गंग नहर का इन्होंने निर्माण कराया था दोस्तों, और इसका जो उद्घाटन था वो लॉर्ड इरविन ने किया था। इस गंग नहर का जो निर्माण था वो का जो उद्घाटन है वो लॉर्ड इरविन ने किया था। इसी कारण से गंगा सिंह जी को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। लगा लेना स्टार, पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का भागीरथ किसको कहा जाता है, तो गंगा सिंह जी को कहा जाता है। ठीक है, 1899 में क्या है दोस्तों, 1899 में चीन में बक्सर के युद्ध में गंगा सिंह जी ने अपने अंग्रेजों की सैनिक सहायता के लिए खुश होकर इन्होंने, मतलब क्या है कि 1899 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था चीन और अंग्रेजी सेना के बीच में, तो उस समय गंगा सिंह जी ने क्या अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, जिससे खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी। केसरे हिंद की उपाधि दी थी। सब पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, 1919 के पेरिस सम्मेलन में दोस्तों, 1919 के पेरिस सम्मेलन में क्या है, गंगा सिंह जी ने देशी रियासत के प्रतिनिधि के रूप में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, कि 1919 में क्या है, मदन मोहन ये देशी रियासत के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। 1916 में मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने में आर्थिक सहयोग इन्होंने किया था। ठीक है, याद रखना 1916 में क्या है, मदन मोहन मालवीय जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने में आर्थिक सहायता इन्होंने की थी। 1921 में दोस्तों स्थापित देशी रियासतों के संघ नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष ये बनने थे। ये नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भी बन चुके हैं। देखिए बहुत मतलब है ना, इन्हीं में से गंगा सिंह जी के में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होते हैं। अगर बीकानेर के मतलब बीकानेर के इतिहास के ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर बीकानेर के शासकों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें से गंगा सिंह जी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, देखिए तो इन्होंने देशी रियासत के संघ नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष ये भी थे। बीकानेर में न्याय सुधार, जेल सुधार, स्थानीय स्वशासन हेतु उन्होंने क्या है, गंगा सिंह जी के समय में क्या विकसित 1913 में, मतलब है जेल सुधार, स्थानीय स्वशासन में बहुत इन्होंने सुधार किए थे। ठीक है, गंगा सिंह जी के समय विकसित 1913 में इन्होंने प्रजापति निधि सभा की स्थापना की थी। प्रजापति निधि सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, जो राजस्थान विधानमंडल की दिशा में उठाया जाने वाला पहला कदम था। विधानमंडल की दिशा में उठाया जाने वाला पहला कदम क्या है, प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना इन्होंने करवाई थी। ठीक है, इन्होंने अपने पिता की याद में दोस्तों, लाल सिंह जी की याद में दोस्तों, इन्होंने बीकानेर में लालगढ़ का किले का निर्माण कराया था। लालगढ़ में जो लालगढ़ किला आपने देखा है ना बीकानेर में, तो आप में से कौन कौन बीकानेर से बिलोंग करता है, तो आप लोगों ने सब में क्या है बीकानेर की लालगढ़ के बारे में सुना होगा। तो गंगा सिंह जी के पिता थे दोस्तों ये। ठीक है, तो गंगा सिंह जी के पिता की याद में इन्होंने क्या है, अपने पिता की याद में लालगढ़ किले का निर्माण कराया था। इन्होंने करणी माता का मंदिर, जिसका मंदिर का निर्माण जैसी ने कराया था, तो और रामदेव जी का मंदिर, और रूणीचे जो रामदेव जी का मंदिर है ना रूणीचे में, और गोगामड़ी हनुमानगढ़ वाला मंदिर जो गोगा जी का मंदिर है, इन सभी मंदिरों को क्या है आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, आधुनिक स्वरूप इन्होंने दिया था। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, देश की आज़ादी के समय जो शासक थे बीकानेर के, वो सादुल सिंह जी थे। ठीक है, देश की आज़ादी के समय जो बीकानेर के शासक थे वो सादुल सिंह जी थे, बीकानेर के शासक। और इसके अलावा जोधपुर, एक चीज़ और कि मैं आपको जोधपुर में बताना भूल गया था। ठीक है, तो जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह जी ने क्या है, मोटा राजा उदय सिंह के एक पुत्र थे किशन सिंह जी। तो किशन सिंह जी के ने ही किशनगढ़ रियासत की स्थापना की थी 1609 में। ऊपर लिख लेना अलग से। ठीक है, और चाहो तो आप ऊपर लिख लीजिए, चाहे आप जोधपुर वाले मारवाड़ पार्ट में 1-2 लाइन अगर छुट्टी हुई है तो वहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते। 1899 में क्या है, चीन में बक्सर का विद्रोह हुआ। अंग्रेजों ने इनको कैसे इनकी उपाधि दी थी, क्यों दी थी, ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, कि इन्होंने सहायता की थी इसलिए। 1913 में प्रजापति निधि सभा की स्थापना इन्होंने की थी। 1916 में BHU की स्थापना के लिए मदन मोहन मालवीय को सर्वाधिक आर्थिक सहायता की थी। ठीक है, BHU समझ गए ना क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। फिर चलिए आगे। 1918 के पेरिस शांति सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। 1921 में चेम्सफोर्ड ने चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस मतलब नरेंद्र मंडल की स्थापना इन्होंने करवाई थी। गंगा सिंह जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अभी सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, 1927 में गंग नहर की स्थापना इन्होंने की थी। इस नहर का मुख्य इंजीनियर कंवर सेन था। लगा लेना, स्टाफ पूछा जाता है। ठीक है, कि कंवर सेन किस नहर के प्रमुख इंजीनियर थे, तो
गंग नहर के, ठीक है। किसने बनवाई थी? गंगा सिंह जी ने बनाई थी 1927 में। तो इस नहर का मुख्य इंजीनियर कंवर सेन थे। वो कंवर सेन नहर भी तो है दोस्तों। तीनों गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, 30, 31 और 32, ठीक है। 30, 31 और 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे? 1930, 1931 और 1932 में। इनकी ऊँटों की सेना थी दोस्तों। इनकी क्या है, ऊँटों की आपको सेना देखने को मिलती थी। और इनकी ऊँटों की सेना को रिसाला कहा जाता था। गंगा रिसाला के नाम से इनकी ऊँटों को सेना का विकास था। जैसे महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? चेतक था ना। वैसे गंगा सिंह जी की सेना थी दोस्तों ऊँटों की सेना, जिसको रिसाला कहा जाता था, गंगा रिसाला, ठीक है। इस सेना ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे, उस युद्ध में गंगा सिंह जी की सेना ने भी भाग लिया था, याद रखना, ठीक है। आगे चले। रामदेवरा देशनों को गोगामणि इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप इन्होंने दिया था। अपने सिक्कों पर विक्टोरिया इम्प्रेस लिखाया था, याद रखना दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। कि अपने सिक्कों ना, जैसे दोस्तों 2 सिक्के थे, ठीक है। एक तो स्वरूप सिंह जी ने भी सिक्के लगवाए थे, स्वरूप सिंह जी ने भी सिक्के चलवाए थे, जिसमें भी क्या है, ये मेवाड़ के बारे में कुछ, मेवाड़ और अंग्रेजी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जबकि एक बीकानेर का भी है ना सिक्का, जिसमें अंग्रेजी, जिसमें विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा गया है, ठीक है। तो मेवाड़ वाले भी देखना, मेवाड़ के स्वरूप सिंह जी ने भी सिक्के चलाए थे, जिसमें दोस्ती लंदन लिखा हुआ है, याद रखना दोस्तों। यहीं आ गया दोस्तों, क्या है, मेवाड़ के स्वरूप सिंह जी ने भी सिक्के चलाए थे, दोस्ती लंदन लिखा हुआ था। और अपने सिक्कों पर इन्होंने विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा है। दोनों देखिए, यहीं भी लिख दिए मैंने, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। सादुल सिंह जी, भारत की आज़ादी के समय बीकानेर के राजा थे। कहानी आपको सारी समझा चुका हूँ मैं, सिर्फ आप भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और इस टॉपिक को सोने से पहले रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। और मेरी गारंटी है दोस्तों, ये कहीं नहीं जाएगा दोस्तों आपके दिमाग से, ठीक है। सादुल सिंह जी भारत की आज़ादी के समय बीकानेर के राजा थे। बीकानेर के राजा अंतिम जो राजा थे वो कौन थे? सादुल सिंह जी थे। भारतीय संविधान सभा में शामिल होने वाले प्रथम राजा थे दोस्तों। देखिए 389 सदस्य जब क्या है भारतीय संविधान सभा में जब जुड़े थे, तो उस समय भारतीय संविधान सभा में शामिल होने वाले प्रथम जो राजा थे वो कौन थे दोस्तों? सादुल सिंह जी थे। सादुल स्पोर्ट्स आपको स्कूल देखने को मिलेगी, बीकानेर की एकमात्र स्कूल है दोस्तों जो सादुल स्पोर्ट्स स्कूल है, ठीक है। आया कुछ समझ में? और एक लाइन और लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर नहीं भी पूछा जाता, हालांकि बहुत बार पूछा भी गया है, मगर साथ में ये है कि दोस्तों अपने यहाँ पे बीकानेर के भुजिया बहुत चलता है। आप लोगों ने खाया ना दोस्तों भुजिए, जिसके जो ब्रांड एम्बेसडर है बीकानेर के जो भुजिए, उसके नाम बीका जी के भुजिए, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी। तो अब बीकानेर के भुजिए की जो शुरुआत है दोस्तों, वो डूंगर सिंह जी के शासनकाल में हुई थी। डूंगर सिंह जी के शासनकाल में क्या है, बीकानेर के भुजिए की शुरुआत होती, ठीक है। तो आज का बीकानेर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ दोस्तों। टॉपिक कैसा लगा, कितना आपने जो टॉपिक को एंजॉय किया है, आई होप आपने टॉपिक को एंजॉय किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, कहना आपने टॉपिक को, कहना टॉपिक कैसा लगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, ठीक है। चौहान वगैरह हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, ठीक है।